हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू जर्नी। काफ़ी टाइम से हम लोग कनेक्ट हो नहीं पाए थे, बट अब से आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 11th फिज़िक्स। यस, चैप्टर 6 सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगेन आई से वेलकम ऑल ऑफ यू NEVA physics classes. Okay, so let's get started. First, in system of particles and rotational motion. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देखो चैप्टर का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब कि पार्टिकल्स, जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सिस्टम कहेंगे। ओके, लास्ट जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो न्यूटन की थियोरी से रिलेटेड थे। एंड न्यूटन की थियोरी जो है वो हमें सिर्फ पार्टिकल, ओनली पार्टिकल के नेचर को बताती है। उन जितने भी हमने फिनोमेना उसमें डिस्कस किए, पार्टिकल के बेसिस पे किए, पॉइंट मासेस के बेसिस पे किए। बट यहाँ पर हम पार्टिकल्स का सिस्टम अरेंज करेंगे एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? ओके, तो सिंपली रिजिड बॉडी का मतलब जिस बॉडी पे आप फोर्स लगाएं और उस बॉडी का शेप चेंज नहीं हो। ओके, सो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंज। ओके, मीन्स बहुत ज़्यादा रिजिड, मतलब उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी डिस्टेंसेस को चेंज नहीं करें। आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें, बॉडी का शेप और साइज़ चेंज नहीं हो। बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। आप कितनी भी मास की, हेवी मास की बॉडी ले लें, उसका शेप चेंज हो ही जाता है। ओके, तो चलिए रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो दो तरह से होता है। फर्स्ट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन एंड सेकेंड इज़ रोटेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन वी कैन से इट इज़ अ लीनियर मोशन एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को आप क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, और वी कैन से लीनियर मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन में in pure translational motion at any instant of time all particles of the body have the same velocity. Okay, suppose आपने एक inclined plane पे बॉडी रखा है। ओके, inclined plane का जो एंगल है दैट इज़ थीटा, और यहाँ पे हमने एक बॉडी रखा। बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे और सभी पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में सपोज आपने इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से बॉल रखा हुआ है। ओके, अब बॉल में क्या होगा? रोलिंग मोशन भी बोलते हैं इसको। बॉल में क्या होगा? बॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन तो करेंगे, बट हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर वे में है तो उसका जो वेलोसिटी का वेक्टर होता है वो टेंजेंशियल होता है। यानी कि अगर मैं ये वाले पार्टिकल को लूँगी तो इसका वेलोसिटी ये है, इस पार्टिकल को लूँगी तो इसका वेलोसिटी ये है, इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी ये। मतलब यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी ट्रांसलेशनल भी है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी है एंड रोटेशन भी है। ओके, तो ये वाला जो मोशन हुआ आपका वो क्या होगा? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन। ओके, रोटेटरी मोशन को हम रोलिंग मोशन भी बोलते हैं। तो आप रोलिंग मोशन को सिंपली क्या कह सकते हैं? रोलिंग मोशन इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जैसे इस तरह से मैं पेन को इस तरह से रोटेट करवा रही हूँ फिक्स्ड एक्सिस पे, जैसे आपका फैन है वो रोटेट कर रहा है फिक्स्ड एक्सिस पे। ओके, तो रोटेटरी मोशन में ये होता है कि एक फिक्स्ड एक्सिस पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उन सभी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, और सेंटर कहाँ पे होगा? एक्सिस पे। जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी सर्कुलर मोशन करेंगे रोटेशन में, एंड ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द पार्टिकल इज एट द एक्सिस। ओके, एक्सिस पे रहेगा। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रोटेटरी मोशन का। इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। सभी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं एंड विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, मतलब प्लेन के, जैसे सपोज आपने ये वाली बॉडी ली है, ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सिस है हमने मान दिया। ओके, ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2। बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से
क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। m1 मास का पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन करेगा। इसका m1 का सेंटर भी एक्सिस पे रहेगा, ओके, और m2 का सेंटर भी एक्सिस पे रहेगा, ओके। सेंटर सभी कौन साइड नहीं होते हैं, किसी केस में सेंटर ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, लेकिन वो एक्सिस पे ही रहता है, ओके। सो दिस इज द रोटेटरी मोशन, ओके, क्लियर, ओके। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सिंपली सेंटर ऑफ मास of a system of particle is that point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated, okay। मतलब अगर आपने कोई बॉडी ली है और उसका मास मुझे फाइंड करना है, तो उसका जो मास है वो पूरा की पूरा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है, ओके। सपोज ये पेन है, ओके। पेन को जब हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन बैलेंस हो जाएगा, ओके। बैलेंस हो जाएगा तो जिस पॉइंट पे मेरा फिंगर था, जिस पॉइंट पे पेन बैलेंस हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, पेन का पूरा मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, ओके। अगर आप सेंटर ऑफ मास, जो पॉइंट आपको मिला सेंटर ऑफ मास, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी किस तरह से रोटेट करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ओके। सपोज ये पेन है, इसका मैंने यहाँ पे आपने फिंगर रखा था आपका और यहाँ बैलेंस हो रहा था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिल रहा था, तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की जो पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। चलिए, अब सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कैसे करते हैं डिफरेंट सब ऑब्जेक्ट्स के लिए, ओके। सपोज अभी हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे फॉर टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टू सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल, मतलब इसमें अभी आपके पास दो ही पार्टिकल्स हैं, ओके। सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस पे अभी हम सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे सपोज आपके पास दो मासेस हैं, m1 एंड सेकेंड मास इज m2, ओके। m1 एंड दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन मतलब आपका जो फिक्स पॉइंट है, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कर सकते हैं। तो यहाँ ओरिजिन से जो आपने फर्स्ट पार्ट लिया या फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, फर्स्ट पार्टिकल लिया है m1, उसका जो डिस्टेंस है वो हम x1 कंसिडर कर रहे हैं, और सेकेंड पार्टिकल m2 मास का जो पार्टिकल है उसके लिए हम डिस्टेंस को x2 ले रहे हैं, ओके। फर्स्ट के लिए x1 एंड सेकेंड के लिए x2 ले रहे हैं, ओके। सपोज कि सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल, इस सिस्टम, पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल है तो सिस्टम हो गए, तो सिस्टम के इस पॉइंट पे है, ओके। तो हमने इसे सी पॉइंट कंसिडर कर लिया एंड दैट पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन से ये कितने कैपिटल X डिस्टेंस पे है, ओके। जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के या बॉडी के बीच में ही हो, अंदर ही हो, ओके। बाहर भी लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंगल लेंगे तो बैंगल में आउटसाइड लाई करता है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x इज इक्वल टू m1, आपको मास लेना है, फर्स्ट पार्टिकल का मास एंड पोजीशन, मल्टीप्लाई आपको पोजीशन से करना है। सो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी मीन्स m1 प्लस m2, ओके। एंड हम इसमें कंडीशन लेते हैं कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, हमने क्या किया, दोनों पार्टिकल के मास को सेम रखा। अगर आप दोनों पार्टिकल के मास को सेम रखेंगे देन आपको जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा दैट इज़ यहाँ से m1 m, सो m कॉमन हो जाएगा और नीचे m प्लस m 2m हो जाएगा, ओके। यहाँ m कॉमन, सो x1 प्लस x2 एंड m प्लस m 2m, सो m कैंसिल आउट एंड हियर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ओके। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं सेम मास के तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ओके। होप इट इज़ क्लियर फॉर यू, ओके। अब हम वाई एक्सिस के लिए बात करेंगे। वाई एक्सिस फॉर वाई एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर टू पार्टिकल्स y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ओके। एंड सिमिलरली फॉर z एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज z इज इक्वल्स टू m1
Z1 M2 Z2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ओके, तो वाई और Z एक्सिस के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, एक ये भी केस हो सकता है कि इफ़ n नंबर ऑफ पार्टिकल ओके, अभी हमने 2 पार्टिकल्स के लिए किया। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ओके, देन सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ओके, तो हम पर्टिकुलर x एक्सिस के लिए अगर बात करें तो x इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 प्लस अप टू mn xn एंड डिवाइड बाई टोटल मास mn m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। ओके, सभी पार्टिकल के मासेस को आपको ऐड करना है एंड ऊपर क्या करना है, न्यूमरेटर में पोजीशन और मासेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो ये हो गया आपका एन पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास। अब इसको क्या लिख सकते हो, सबको आपको ऐड करना है, तो वी कैन राइट इट इज़ द समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। सो वी कैन राइट एम आई के प्लेस पे आप 1 to n रखेंगे एंड एक्स आई। ओके, सभी को आपने ऐड किया एंड डिवाइड बाय समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n हियर एम आई। एक्चुअली नीचे आप टोटल मास ले रहे हो, क्योंकि जितना भी पार्टिकल हैं बॉडी में उन सभी के मासेस को आपने ऐड किया तो टोटल बॉडी का मास हो जाएगा। ओके, और टोटल बॉडी के मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई डिवाइड बाई कैपिटल एम। ओके, क्लियर है? सिमिलरली this equation can be written as y is equal to summation of I is equal to 1 to n m I phi I divided by capital M, and for z axis summation of I is equal to 1 to n m I z I divided by m। ओके, तो हमने x और y और z के लिए। अच्छा, अगर आपके पास कुछ कॉमन हो तो कॉमन x y z, तो हम कॉमन के लिए भी इक्वेशन को इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, सपोज आपके पास अभी 2 एक्सिस हैं, x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। यहाँ पे पार्टिकल m1 है, यहाँ पे पार्टिकल m2 है। पार्टिकल फर्स्ट की पोजीशन है p1 p2। ओके, पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज r1 फॉर फर्स्ट पार्टिकल मास m1। ओके, एंड सेकेंड इज r2। सपोज यहाँ पर आपने सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया है तो कोऑर्डिनेट होंगे rcm। ओके, सो हियर सेंटर ऑफ मास RCM, यहाँ पे वेक्टर साइन लगाएंगे क्योंकि आप पर्टिकुलर बोथ एक्सिस के लिए एक सिंगल फार्मूला डिनोट कर रहे हो। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, वेक्टर साइन लगाओ। RCM इज इक्वल टू क्या होगा, M1 R1 प्लस M2 R2। ओके, और ये जो R1 एंड R2 है इस पर आप वेक्टर साइन अप्लाई करें। सो M1 M2। ओके, नीचे अब क्या लिखना है, M1 प्लस M2। सिमिलरली फॉर n पार्टिकल के लिए भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। ओके, तो ये जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है वो सब डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब आप डिफरेंट पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट ऐसा लें जिसमें काफ़ी सारे पार्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हर एक पार्टिकल का मास फाइंड करना, हर एक पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना, तो फिर हम उस केस में कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, इसी से रिलेटेड है। for continuous mass distribution, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे और जो भी एलिमेंट हैं उसके पर्टिकुलर आप स्मॉल मासेस ले लेंगे। ओके, आप डिफरेंट मासेस भी ले सकते हो और सेम मासेस भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया कि जो पार्टिकल हैं उसके मासेस को dm1 dm2 अप टू dmn इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया। ओके, सिंपली आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है। यहाँ पे जो समेशन है उसके प्लेस पे आपको इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करना है। ओके, देखिए यहाँ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के लिए बात करूँगी तो सेंटर ऑफ मास इस समेशन को आपको हटा के क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज़ करना है। ओके, एम को आपने डिवाइड कर लिया था ना स्मॉल पार्ट में, तो एम के प्लेस पे आप DM करेंगे। ओके, एक्स एज इट इज़ रहेगा, सो एक्स DM और डिवाइड बाय टोटल मास, तो टोटल मास को तो हम एम ही ले रहे हैं। ओके, ये हो गया। एंड फॉर वाई एक्सिस के लिए सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे वाई DM
डिवाइड बाय कैपिटल एम। ओके, एंड फॉर जेड एक्सिस के लिए जेड डी एम डिवाइड बाय एम। ओके, क्लियर। ओके, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। ये जो m है, m इज़ द टोटल मास। ओके, मीन्स अगर आप dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, m। ओके, तो ये क्या था, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिंपली आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई कैपिटल M। ओके, कैपिटल M को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब RCM मतलब पोजीशन। ओके, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टिप, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। डिफ्रेंशिएट this equation with respect to time. Okay, so drcm divide by dt is equal to m dr1 divide by dt प्लस यहाँ m कैपिटल यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो इसका। ओके, एंड m1 m2 dr2 डिवाइड बाय dt। ओके, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज वेलोसिटी। So capital M VCM, velocity of center of mass is equal to M1 V1 plus M2 V2। ओके, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अब अगर आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो M dVCM डिवाइड बाई dt is equal to M1 dV1 divide by dt plus M2 dV2 divide by dt, and dV by dt is m acceleration. Okay, so ACM, acceleration of center of mass, M1 A1 plus M2 A2। okay, मतलब अगर कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव करता है, अगर बॉडी मूव कर रही है मतलब सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। ओके।